हेलो स्टूडेंट्स, हम इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या समझाएंगे, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करेंगे और साथ में ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं को भी परिभाषित करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई कैपिटल क्यू आवेश स्थित है और इस कैपिटल क्यू आवेश के पास हमने स्मॉल क्यू आवेश रख दिया है। तो हम क्या जानते हैं कि दोनों के मध्य एक कूलाम बल कार्य करेगा। यदि ये समान प्रकृति के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण बल कार्य करेगा। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि जो आवेश कैपिटल क्यू है उसके समीप हमने स्मॉल क्यू आवेश रखा है, यदि इस आवेश को हम यहाँ से हटा दें तो क्या यहाँ पर कोई भौतिक राशि बचेगी? ओके, प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ पर कुछ बचा हुआ है? यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो फिर क्या कारण है कि जब इस बिंदु पर हम स्मॉल क्यू आवेश रखते हैं तो वो बल अनुभव करता है? देखो, कैपिटल क्यू आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश तो दूर है हमारे पास, इसके संपर्क में है नहीं। तो फिर क्या कारण है कि कैपिटल क्यू आवेश के कारण स्मॉल क्यू आवेश पर बल कार्य कर रहा है? हम मैकेनिक्स में जानते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम उसके संपर्क में आकर ही बल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल क्यू आवेश है वो तो स्मॉल क्यू आवेश से दूर है। तो फिर क्या कारण है, इसका कारण क्या है? तो एक्चुअली क्या है हमारे पास कि जो कैपिटल क्यू आवेश हम रख रहे हैं उस कैपिटल क्यू आवेश के चारों ओर एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस प्रभाव क्षेत्र में हम स्मॉल क्यू आवेश को लेकर आते हैं तो वो क्या अनुभव करता है? वैद्युत बल अनुभव करता है। ओके, अच्छा, इसी प्रभाव क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। ओके, क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट के पास हम कोई लोहे की कील रखते हैं तो क्या होता है? लोहे की कील उस पर चिपक जाती है। हम देखते हैं, ये हमारे द्वारा किया गया अनुभव है। ओके, तो लोहे की कील को चुंबक आकर्षित कैसे कर रहा है जबकि वो उसके संपर्क में गया नहीं है? तो वही कारण है यहाँ पर भी कि चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। उस क्षेत्र में जैसे ही हम लोहे की चीज या दूसरा चुंबक लेकर आएंगे या कोई आवेश भी लाएंगे तो वो क्या करेगा? उस क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करेगा और एक बल अनुभव करेगा। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, यदि हम कोई आवेश रखते हैं तो उस आवेश के चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हम कोई दूसरा आवेश लाएं तो वो आवेश क्या करता है? उस प्रभाव क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया करता है और फलस्वरूप वो बल अनुभव करता है। इसी प्रभाव क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक कैपिटल क्यू आवेश ले लेते हैं। ओके, ये तो हमने मोटा मोटा सा परिभाषा दी है। अब हम इसका सूत्र भी ज्ञात करना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र कैसा होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमने एक कैपिटल क्यू आवेश लिया है और उसके पास हमने एक स्मॉल क्यू आवेश रख दिया है और दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी है? r मान ली। ओके, तो क्या होगा? कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर बल लगेगा और उस बल का मान कितना होगा? कूलाम के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैपिटल क्यू के कारण क्यू पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटावा r स्क्वायर। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करना चाहते हैं और उसका एक सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं। मोटा मोटा कैसा सूत्र होगा? तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि यदि हम यहाँ पर कैपिटल क्यू आवेश रखते हैं तो उस कैपिटल क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किस पर निर्भर करना चाहिए? उस खुद आवेश कैपिटल क्यू पर तो निर्भर करना चाहिए और साथ साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम होता जाता है। ओके, आवेश को दूर रखते हैं तो बल का मान भी कम होता जाता है। तो जो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र मिल रहा है हमारे पास वो कैपिटल क्यू पर निर्भर करना चाहिए और साथ में स्मॉल r पर भी निर्भर करना चाहिए, लेकिन जो हमने यहाँ पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए।
मतलब वो हमारे सूत्र में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर बल का सूत्र क्या है, F बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q बटावा R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो बल है वो स्मॉल q पर निर्भर कर रहा है, उस पर निर्भरता है। तो अब यदि हम यहाँ पर स्मॉल q को एकांक ले लें, स्मॉल q को क्या ले लें, एकांक ले लें, तो बल क्या हो जाएगा, एकांक आवेश पर बल का मान कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q बटावा R स्क्वायर। देखो तो यहाँ पर हमारे पास K पर तो निर्भर, माध्यम पर तो निर्भर कर ही रहा है, साथ में कैपिटल Q और केवल R पर निर्भर कर रहा है। ओके, तो ये राशि जो है वो हमको विद्युत क्षेत्र प्रदान कर रही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना हमारे पास कि जो ये राशि हमारे पापास आ रही है विद्युत क्षेत्र की, उसको यदि हम इस आवेश स्मॉल q से गुणा करें तो वापस स्मॉल q पर कैपिटल Q के कारण लगने वाले बल को प्रदर्शित करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि स्मॉल q एकांक आवेश लें तो बल का मान कितना आ रहा है, K कैपिटल Q बटावा R स्क्वायर, और यही राशि किसको प्रदर्शित कर रही है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। तो देखो हमारे पास यदि मैं F बराबर QE कर दूं, इस विद्युत क्षेत्र को यदि मैं वापस Q से गुना कर दूं तो वापस मेरे पास क्या बनेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बटावा R स्क्वायर। वही सूत्र आ रहा है हमारे पास, वही आएगा मतलब। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं। किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक एकांक धन आवेश रख देंगे। यहाँ पर देखो हमने एकांक धनावेश रखा है। अच्छा, एकांक धनावेश द्वारा जो बल अनुभव किया जा रहा है वही किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर होता है। ओके, अब इसका सूत्र कैसे होगा, मान लेते हैं अगेन, मान लेते हैं हमारे पास कैपिटल Q आवेश है और उसके पास हमने क्या करा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है हमारे पास कि ये जो कैपिटल Q आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के स्रोत के रूप में ले रहे हैं। हम मान रहे हैं कि इस कैपिटल Q को रखने पर चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इस आवेश को हम क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे, स्रोत आवेश कहेंगे। अब यदि यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करना चाहते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमको एकांक धनावेश रखना है, लेकिन एक्चुअली क्या है, एकांक धनावेश का मान बहुत ज़्यादा, यदि 1 कूलाम भी हम रखें तो उसका मान बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या होगा हमारे पास कि वो इस कैपिटल Q को पर भी बल लगाएगा, और कैपिटल Q पर बल लगाएगा तो कैपिटल Q आवेश भी गति करने लगेगा। ओके, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कैपिटल Q आवेश है वो स्मॉल जो भी हम यहाँ पर आवेश रख रहे हैं उससे वो प्रभावित नहीं हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हम आवेश यहाँ पर रख रहे हैं उसका मान इतना अल्प होगा, इतना अल्प होगा, इतना अल्प होगा कि वो कैपिटल Q को प्रभावित नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे। एकांक आवेश नहीं रखकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, उसको हम लिख रहे हैं Q0 से। ये आवेश क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसका परिमाण क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ओके, बहुत ही कम होगा। इसको परीक्षण आवेश क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परीक्षण कर रहा है। अच्छा, दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अपने पास कि कैपिटल Q के कारण स्मॉल Q0 पर लगने वाला बल कितना है, कैपिटल F। कितना है, कैपिटल F। ओके, लेकिन हमारी परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा तो हमारी कहती है कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर जो बल F है वो कितने आवेश पर लग रहा है, Q0 आवेश पर। कितने आवेश पर लग रहा है, Q0 आवेश पर लग रहा है। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, जाहिर है हम Q0 का भाग लगा देंगे। तो एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल कितना हो जाएगा, F बटावा Q0। ओके, अच्छा, हमारी परिभाषा क्या कहती है विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा यही कहती है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर है, एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर है। तो ये जो राशि हमारे पास आ रही है F बटावा Q0 वो क्या है, एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल है। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी हो जाएगी, F बटावा Q0। ओके, अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था कि जो परीक्षण आवेश Q0 है वो काफी अल्प होना चाहिए, नहीं होगा तो कैपिटल Q को वो प्रभावित करेगा और वो भी गति करने लग जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, परीक्षण आवेश का मान बहुत छोटा होना चाहिए। तो जो ऊपर सूत्र लिखा हमने उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0
एफ बटावा क्यू नॉट। यहाँ क्यू नॉट टेंस टू जीरो क्या बता रहा है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, क्यू नॉट टेंस टू जीरो है। ओके, क्यू नॉट टेंस टू जीरो का मतलब क्यू नॉट का मान इतना अल्प है, इतना अल्प है कि वो जीरो की ओर अग्रसर है। ओके, अच्छा अब हमारे पास इसका मात्रक देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या आ रहा है, न्यूटन पर कूलम। कैसे आ रहा है, देखो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, ई बराबर एफ बटावा क्यू नॉट। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। और इसी तरह से हमारे पास इसका एक मात्रक और हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। वो हम जो विभव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इस जो मात्रक है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो वीमा क्या है हमारे पास, वीमा हमारे पास हो जाएगी m1 l1 t-3 a-1। ये सब कुछ हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। ओके, और विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो दिशा किधर होगी हमारे पास, विद्युत क्षेत्र में हमको एकांक धनावेश रख रहे हैं, तो उस एकांक धनावेश पर जिस दिशा में बल लग रहा है वही दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम अपने पास, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में मैं कोई धनात्मक आवेश रख देता हूं। तो इस धनात्मक आवेश पर बल का मान कितना होगा, इस धनात्मक आवेश पर बल का मान कितना होगा, F बराबर QE। हमको क्या करना है, सीधा सीधा जो आवेश आ रहा है उसको उस विद्युत क्षेत्र से गुणा कर देना। जिस बिंदु पर हमने आवेश रखा है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र से गुणा कर देना, तो उस आवेश पर लगने वाला बल आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है हमारे पास दिशा की, दिशा किधर होगी, जाहिर है हमारे पास कि धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। और यदि हम इसकी जगह ऋणात्मक आवेश ले लें तो ऋणात्मक आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, वही F बराबर माइनस QE। और दिशा किधर होगी हमारे पास, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। यदि धनात्मक आवेश रखें तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और ऋणात्मक आवेश लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। अब यदि मैं यहां पर कोई धनात्मक बिंदु आवेश ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, बिंदु धनावेश ले लेता हूं, और बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। किधर होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। यह हमको ध्यान रखना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस धनात्मक आवेश के पास हम क्यों एकांक धनावेश रख देते हैं। एकांक धनावेश रखेंगे तो क्या होगा, उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो वो बाहर की तरफ जाएगा। जिस दिशा में वो जा रहा है वो कौन सी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की होगी। ओके, तो यहां पर हमारे पास यदि बिंदु धनावेश लेते हैं तो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। और यदि मैं यहां पर बिंदु ऋणावेश ले लेता हूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, त्रिज्य दिशा में अंदर की ओर। ओके, अब हम क्या करते हैं, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ओके, कोई बिंदु आवेश हमने रखा है तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा वो हम ज्ञात करना चाहेंगे। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास अगेन कि कोई मूल बिंदु O पर एक धनात्मक आवेश प्लस Q रखा हुआ है, और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। और यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश Q0 रखना पड़ेगा। परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे तो क्या होगा, जाहिर है इस पर विद्युत बल कार्य करेगा। उस विद्युत बल का मान कितना हो, कैसे निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है हमारे पास, F बराबर K कैपिटल Q Q0 बटावा R स्क्वायर R कैप। यहाँ R कैप क्या है, बिंदु O और बिंदु Q0 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। ओके, कोई प्रॉब्लम हमारे पास। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कहती है E बराबर F बटावा Q0। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर F का मान रख देते हैं। F का मान कितना है, अगेन हमारे पास F बराबर क्या है, K कैपिटल Q स्मॉल q बटावा R स्क्वायर। तो ये मान हमें रख देते हैं। तो E सदिश बराबर कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q Q0 बटावा R स्क्वायर, और Q0 का हमने यहाँ भाग दिया। अब क्या होगा, यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या आ गई, E बराबर K कैपिटल Q बटावा R स्क्वायर और R कैप। ओके, ये हमारे पास सदिश राशि है। तो R कैप क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या है हमारे पास कि जो मूल बिंदु O है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश कैपिटल Q और परीक्षण आवेश Q0 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। ओके, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कम होती जाएगी। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें,
तो ये ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। हमने अभी क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र पढ़ा है। अब आपको कोई बोला कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनाइए, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, उसका कोई चित्र बनाना पड़ेगा। ओके, अच्छा वो चित्र कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, इसकी हमारे पास समस्या है। तो हम क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण वहां उसमें क्या दो चीजें हैं, एक तो उसका परिमाण है और एक उसकी दिशा है। तो जब भी हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करना चाहेंगे तब वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार होनी चाहिए कि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करे और साथ में उसके परिमाण को भी प्रदर्शित करें। ओके, तो जो चित्रात्मक प्रदर्शन है वही उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। क्या किया हमने, एक बिंदु आवेश Q0 ले लिया। हम क्या जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर होती है, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है। तो हमने यहाँ पर ये त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर लाइनें बना दी। ओके, अच्छा हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता है। अच्छा हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो हम इसको सदिश किसी भी सदिश को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, एक सीधी रेखा से और उस पर तीर का निशान बनाकर। तो यहाँ पर हमने कोई आवेश रखा है, तो इन बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लाइनें खींच दी है। ओके, ये दिशा हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और इसकी जो लंबाई है वो इसके परिमाण को प्रदर्शित कर रही है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएं, हम थोड़ा सा इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र पर विचार करें तो क्या करना पड़ेगा हमको, और रेखाएं खींचनी पड़ेगी जिसकी दिशा तो पहले वाली दिशा में होगी, लेकिन अब हमारे पास इसका परिमाण कम हो गया है। ओके, इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे खींचते हैं तो इस प्रकार हमारे पास किसी बिंदु आवेश के पास लाइनें आ जाएंगी। ओके, जो परिमाण ही प्रदर्शित कर रहा है लेकिन दिशा भी प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये वाला जो बिंदु है, ओके, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो इस विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित कर रही है, और यहाँ तो इसका थोड़ा सा आगे जाए तो उसकी जो लंबाई है वो कम हो गई। लेकिन इन दोनों रेखाओं के बीच में जो गैप है उस वाले बिंदु की बात करें तो फिर तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होनी चाहिए वो बीच में से टूट नहीं चाहिए। यदि टूट गई इसका मतलब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेखाएं हमने बनाई हैं उनको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इन रेखाओं को यदि हम जोड़ दें तो इस प्रकार का आकृति हमको मिलेगी, जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बिंदु धनावेश है और इस बिंदु धनावेश से त्रिज्य दिशा में बाहर लाइनें निकल रही है, और जो तीर का निशान है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये दिशा का काम तो हमारे पास हो गया, लेकिन बात करें परिमाण की। पहले तो वो जो लंबाई थी वो परिमाण को प्रदर्शित कर रही थी, लेकिन यहाँ पर फिर परिमाण की क्या बात करें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। एक्चुअली उसका जो घनत्व है वो कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है वहाँ वो दूरी पर निर्भर कर रहा है, दूरी के साथ घटता जा रहा है। और हम क्या जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो भी क्या होता है, दूरी के साथ घटता ही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है, जो हमने लाइनें खींची हैं उसका जो घनत्व है वो एक्चुअली किसको प्रदर्शित कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनका बीच का गैप कम हो रहा है, मतलब इनका घनत्व कम हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी कम हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, इसकी खोज किसने करी थी, इसकी ये जो कॉन्सेप्ट है वो सब सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था, फैराडे के दिमाग में आया था। तो हम क्षेत्र रेखाओं को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक वक्र है जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। हमको ये ध्यान रखना है। ओके, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, साथ में एक बात और ध्यान में रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करना चाहिए। ओके, क्लियर है हमारे पास। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यदि हमारे पास यहाँ पर बिंदु धनावेश या बिंदु ऋणावेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। हमने अभी जो बिंदु धनावेश है उसकी तो हमने निकाली थी, किधर होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, किधर होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। और बिंदु ऋणावेश है तो
त्रिज्य दिशा में अंदर की ओर। तो क्षेत्र रेखाएं किधर होगी? अंदर की ओर होगी। ओके, अच्छा, यदि हमारे पास कोई द्विध्रुव है, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश रखा है जिनका परिमाण समान है, तो फिर इस स्थिति में क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेगी। हमको ये ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सोर्स क्या है? धनात्मक आवेश, और उसका सिंक क्या है? ऋणात्मक आवेश। बाहर निकलेगी धनात्मक आवेश से और प्रवेश करेगी ऋणात्मक आवेश में। अच्छा, इसका एक पॉइंट और है कि किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है। यहाँ पर देखो आवेश है, यहाँ पर आवेश है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ में प्रवेश कर रही है। लेकिन जब हम बात करें इस वाले क्षेत्र की जहाँ पर कोई भी आवेश नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? सतत है। तो आवेश मुक्त क्षेत्र में जहाँ पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, तो वो कैसी होंगी? सतत होगी। अच्छा, एक और है हमारे पास कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें, तो वो स्पर्श रेखा की दिशा किसको प्रदर्शित करेगी? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर देगी। परिभाषित भी हमने इसको इसी तरह से ही किया था। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने क्या किया था, हमने द्विध्रुव की बात करी, तो वहां पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश लिया था, दोनों का परिमाण समान था, प्रकृति विपरीत थी। लेकिन क्या हो कि यदि हमारे पास दोनों आवेशों का परिमाण समान नहीं हो, जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लिया है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होगी? इस आवेश के परिमाण के समानुपाती होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या प्लस 2 क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। तो क्या 12 की 12 क्षेत्र रेखाएं इस माइनस क्यू में प्रवेश करेगी? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण कितना है? इसके परिमाण से आधा है। मतलब यहाँ पर 2 क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। तो इससे यदि 12 क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो माइनस क्यू में कितनी क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी? केवल 6। ये देखो 6 क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली या समाप्त होने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर मैंने क्षेत्र रेखाएं खींची है, यहाँ पर देखो घनत्व कम है और यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है और यहाँ पर घनत्व कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होगा और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले लंबवत क्षेत्र रेखाएं किसके समानुपाती होती है? विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। यहाँ यदि विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा वहाँ पर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी। ओके, अब हम बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई दो क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर काट रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। यदि काटती तो क्या होगा? ये जो कटान बिंदु है ना, वहां पर देखो दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की ये वाली दिशा भी है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली भी है। मतलब यहाँ पर कोई हम धनावेश रखें तो वो इस दिशा में भी जा रहा है और इस दिशा में भी जा रहा है। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं सदैव समविभव पृष्ठ अथवा चालक पृष्ठ के लंबवत होगी। समविभव पृष्ठ वाले क्यों होगी? तो वो हम समविभव पृष्ठ वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। चालक पृष्ठ पर लंबवत क्यों होगी? यदि वो चालक पृष्ठ के लंबवत नहीं है, ओके, तो क्या होगा? चालक पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र का एक घटक हमको प्राप्त होगा और उस घटक के कारण उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर वैद्युत की, और स्थिर वैद्युत की में क्या होना चाहिए? आवेश स्थिर रहने चाहिए। ओके, अब आवेश स्थिर कैसे? किसी मतलब जो चालक पृष्ठ है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर कब रहेंगे? जब विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके पृष्ठ के लंबवत होगी और उस पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र का घटक कितना होगा? शून्य होगा। इसलिए क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ अथवा चालक पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचना चाहते हैं तो हम क्या जानते हैं? खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षेत्र रेखाएं एक तो सीधी होनी चाहिए, सीधी होगी तो दिशा चेंज नहीं होगी। ओके, साथ में उनके बीच की जो क्षेत्र रेखाएं उनके बीच की दूरी भी
बराबर होनी चाहिए और क्षेत्र रेखाएं समांतर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, मान लो हमारे पास क्षेत्र रेखाएं समांतर तो है लेकिन सीधी नहीं है, तो फिर उसका दिशा चेंज होगी और दिशा चेंज होने की स्थिति में वो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। यदि क्षेत्र रेखाएं सीधी तो है लेकिन उनका गैप बराबर नहीं है, तो फिर क्या दिशा तो समान है लेकिन परिमाण समान नहीं है, तो वो भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित नहीं करेगा। ओके, अब हमारे पास ये ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप के रूप में नहीं हो सकती। ओके, क्यों? क्योंकि वो धनात्मक आवेश से निकल रही है और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेगी, कभी भी बंद लूप में नहीं होगी। अब प्रश्न हमारे पास ये उठता है कि जब विपरीत प्रकृति के जो आवेश है उनके बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल। तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो क्षेत्र रेखाओं के द्वारा समझाई जा सकती है? तो हमारे पास क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी लंबाई के अनुदेश संकुचित होती है। जब वो लंबाई के अनुदेश जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश लिया तो क्या होगा? क्षेत्र रेखाओं की लंबाई कम होगी, संकुचित होगी, तो क्या होगा? दोनों आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। ओके, और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश लेते हैं तो क्या होगा? क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर पार्श्व दबाव लगाती हैं, फलस्वरूप क्या होता है? दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं। इस प्रकार इस प्रतिकर्षण को भी हम समझा सकते हैं। ओके, इस प्रकार आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया है। ओके, और विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी और साथ में ही हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया है। ओके, अब हम क्या नए वीडियो लेक्चर के साथ, हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब